अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यूएसए आने के सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 तरीके हैं। बिल्कुल भी ये एजेंट्स के चक्कर में ना पड़िएगा, जो आपको कहते हैं कि जी डन बेस के ऊपर आपको यूएसए का वीज़ा मिल जाएगा, डन बेस के ऊपर आपको यूके का वीज़ा मिल जाएगा। बिल्कुल उन लोगों से आपने दूर रहना है, ठीक है? कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपको डन बेस के ऊपर यूएसए का ख़ास तौर पे वीज़ा मिले, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने एम्बेसी जाना है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपको कोई पता नहीं है कि आपका वीज़ा ऑफ़िसर कौन होगा, ठीक है? वीज़ा ऑफ़िसर आपका डिसाइड करेगा कि वो आपको वीज़ा देगा या वीज़ा नहीं देगा। कोई उसके अलावा और तरीका नहीं है। अब यूएसए जाने के 2 तरीके हैं, जो वैलिड तरीके हैं, जिनसे आप यूएसए जा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप DS-160 फॉर्म फिल करें और B1 B2 वीज़ा अप्लाई करें। ये बेस्ट तरीका है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मसला ये है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको वीज़ा इशू हो या ना हो, ठीक है? अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और अगर आपके पाकिस्तान के अंदर टाइज़ जो हैं वो अच्छे हैं फाइनेंशियली भी, और मार्शल स्टेटस आपका जो है वो आप मैरिड हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपको वीज़ा इशू हो जाए। अगर आप मैरिड नहीं हैं और आपके फाइनेंशियल टाइज़ भी जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको वीज़ा इशू होगा, ठीक है? DS-160 फॉर्म तकरीबन $180 हैं। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वो मैं आपको सारा प्रोसीजर जो है वो बताता हूँ कि आपने फॉर्म कहाँ पे फिल करना है, ठीक है? और आपने पेमेंट कैसे करनी है। DS-160 फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो ये आप समझ लें कि 70% आपका जो डिसीजन है वो हो चुका हुआ है। तो अगर आपको नहीं श्योर कि हाउ टू फिल द फॉर्म, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रोफेशनल प्रोफेशनल किसी से सर्विस लें, ठीक है? और अपना फॉर्म फिल करवाएँ, ठीक है? अगर आपको श्योर नहीं है तो DS-160 फॉर्म आप खुद फिल ना करें, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं तो उसके बाद जो एम्बेसी वाले हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करते हैं, और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके पास वो सारा आपका रिकॉर्ड आ रहा होता है, और उसी बेस के ऊपर और फिर कुछ सवाल आपसे पूछ के उसी बेस के ऊपर वो आपको डिसीजन देते हैं कि जी वो आपको वीज़ा इशू करेंगे या नहीं करेंगे। ये बहुत ही फिट वीज़ा है अगर आपको इशू हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको 5 साल का मल्टीपल एंट्री यूएसए का वीज़ा मिलता है, ठीक है? कोई भी और कंट्री जो है वो इतनी लंबी मुद्दत का सिवाय कनाडा के आपको इतना लंबा वीज़ा नहीं देता, क्योंकि ये इतना लंबा वीज़ा है और मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, तो इसलिए आपके अप्रूवल के चांसेस भी बहुत कम है। तो मेक श्योर करें कि अगर आपने अपना DS-160 फॉर्म फिल करवाना है तो किसी प्रोफेशनल से उसकी सर्विस लें, अपना फॉर्म फिल करवाएं और फिर एम्बेसी जाके इंटरव्यू दें। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवा देंगे, आपको बता देंगे कि क्या-क्या क्वेश्चंस आपसे वीज़ा ऑफ़िसर पूछ सकता है, ठीक है? तो वो आपको तैयारी भी करवा देंगे कि जी क्या-क्या आपसे क्वेश्चन जो है वो वीज़ा ऑफ़िसर पूछ सकता है। तो अगर आपको ऐसी सर्विस चाहिए, ठीक है? तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल भी बता दूँगा किसी न किसी की, ठीक है? जो रिलायबल हो, ठीक है? और जो इससे आप अपना फॉर्म भी फिल करवा सकें और आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवा सकें। लेकिन फिर भी देयर इज़ नो गारंटी कि आपको DS-160 फॉर्म के ऊपर B1 B2 वीज़ा इशू हो जाए। क्योंकि फिर भी ये वीज़ा ऑफ़िसर के ऊपर डिपेंड करता है, जब आपसे वो सवाल करता है कि आप कितने श्योर हैं जब आप अपने जवाब उसको दे रहे होंगे, ठीक है? वो आपकी फेस रीडिंग करता है, ठीक है? वो आपको रीड कर लेते हैं, उनको पता होता है कि यार ये बंदा जेन्युइन है या ये बंदा झूठ बोल रहा है, ठीक है? तो मेक श्योर करें जब भी आप अगर खुद फॉर्म फिल करके इंटरव्यू देने जाते हैं तो मेक श्योर करें जो भी आप उसको जवाब दे रहे हो वो बिल्कुल सच जवाब हो, ठीक है? और उसकी आप प्रिपरेशन करके जाएँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस से आप उसको बता सकें कि भई ये मेरी ये मेरी वजह है यूएसए जाने की, मैं इतने दिन के लिए रहूँगा, ये मेरी आइटिनरी है।
तो अगर आप उसको कन्विंस कर लेते हैं तो आपको वीज़ा वो इशू कर देता है। मेरा खुद का 2 दफ़ा पाकिस्तान से रिजेक्ट हुआ था, फिर मैंने लंदन में आके अप्लाई किया, फिर मैंने यहाँ पे भी इंटरव्यू दिया और मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। अब ये तो था पहला तरीका, DS-160 फॉर्म फिल करके B1 B2 वीज़ा आप अप्लाई करें, जो कि बिजनेस एंड टूरिज्म वीज़ा है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यूएसए जाएं। उसमें भी आपका इंटरव्यू होगा, उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे करने पड़ेंगे, लेकिन अब मोस्टली पाकिस्तान के अंदर कंसल्टेंट्स जो हैं वो आपको चाह रहे होते हैं कि या आपको यूके भेजें या आपको ऑस्ट्रेलिया भेजें। यूएसए की तरफ वो क्यों नहीं भेजते? क्योंकि यूएसए की सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आपको वीज़ा इशू हो जाता है तो आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो यूएसए जाकर पे करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? आपको पाकिस्तान में बैठ के यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं पे करनी, सिर्फ आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, लेकिन एडमिशन फ़ीस आपने यूएसए पहुंच के जब आपका वीज़ा लग जाएगा तब आपने पे करनी है। ठीक है, तो इस वजह से कंसल्टेंट्स का मोस्टली यही होता है कि वो आपको ऑस्ट्रेलिया या यूके भेजें ताकि उनको एडवांस में जो है वो पेमेंट करें और आपको उनको कमीशन मिल जाए। ठीक है, तो यूएसए की तरफ कंसल्टेंट्स पाकिस्तान के अंदर इसलिए काम नहीं करते, लेकिन यूएसए बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूके से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा। अभी मैं रिसेंटली यूएसए होके आया हूँ और मैं काफ़ी लोगों से वहाँ पे मिला हूँ, तो मुझे उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़ ये है कि यहाँ पे आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर लीगल तरीके पे आपको वर्किंग आवर्स अलाउ नहीं होते, लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं कैश के ऊपर विदाउट एनी इशू। ठीक है, और ज़्यादा कमा रहे हैं यूके और ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए स्टूडेंट से ज़्यादा। ठीक हो गया, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है स्टूडेंट वीज़ा। आप यूएसए अगर आप जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट वीज़ा पर जाएं। तो पहले तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी लक ट्राई करो B1 B2 वीज़ा के ऊपर। अगर आपका B1 B2 वीज़ा नहीं इशू होता फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टूडेंट वीज़ा की तरफ आप ना जाएं यूएसए के लिए, क्योंकि देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका स्टूडेंट वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाए, और अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि फिर आप उनकी बैड बुक्स में आ जाते हो कि भाई ये बंदा पहले विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहा है, अभी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा है, सो देर इज़ सम इशू। फिर मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि बजाय आप यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करो, आप यूके का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करो। यूके का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करके आप यूके में आओ, पहले सेमेस्टर की अपनी फ़ीस वगैरह पे करो, और फिर यहाँ से यूके से आप B1 B2 वीज़ा अप्लाई करो यूएसए का। जब आप यूके से आके B1 B2 वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपके 80% चांसेस हैं कि आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। पाकिस्तान में अगर आप एक दफ़ा अप्लाई करते हो, 2 दफ़ा अप्लाई करते हो, आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता, तो आप यूके से आके स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आओ। अगर आप स्टूडेंट पे नहीं आना चाह रहे तो अपने वाइफ या हस्बैंड को स्टूडेंट बना के भेजें, आप साथ डिपेंडेंट आओ। डिपेंडेंट आके आप यहाँ पे आके महीना 2 महीना रहने के बाद अगर थोड़े से बैंक में पैसे जैसे डाल के फिर जो है वो आप अपना B1 B2 वीज़ा यहाँ से अप्लाई करो। फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ से आके अगर आप अप्लाई करते हो आपको फिर भी 5 साल का वीज़ा मिलेगा। आप यूएसए जा सकते हो, 6 महीने की एंट्री होती है, 6 महीने बाद आपको कुछ देर के लिए आपको यूएसए से बाहर जाना पड़ेगा, कुछ दिन बाहर हो, फिर आप दोबारा एंट्री कर सकते हो, तो 5 साल तक आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो यूएसए के अंदर। तो ये बेस्ट वे है यूएसए जाने का। एजेंट्स के चक्कर में ना पड़ें जो आपको कहेंगे 50 लाख दे दो, 60 लाख दे दो, 70 लाख। मुझे पता है कुछ एजेंट्स आपसे 50-50, 60-60, 70-70 लाख मांगते हैं डन बेस के ऊपर वीज़ा के लिए, कि जी पहले हम आपसे वीज़ा आपका इशू करवाएंगे और फिर आपके जो है वो पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, वो आपकी लक है अगर आपका वीज़ा इशू हो जाए। ठीक है,
अगर आपकी लक चल गई तो उनके पैसे खरे हैं, अगर आपकी लक नहीं चली तो वो उन्होंने जो आपसे सर्विस फ़ी लेनी है, वो ही उनके लिए काफ़ी होते हैं। अगर 50 लोगों को वो कहता है कि जी डन बेस पे हमसे वीज़ा करवा लो, ठीक है? एक आधे का जो है वो वीज़ा लग जाता है लाख के ऊपर, बाकी जो है अगर 30 बंदे भी उनके पास जाते हैं, 30-30 हज़ार रुपये भी वो लें सर्विस चार्जेस अपने, कि बाकी भाई पैसे जो हैं वो बाद में, तो आप हिसाब लगा लो वो कितने पैसे कमा रहे हैं। सो अगर आपने यूएसए का वीज़ा B1 B2 अप्लाई करना है तो सिर्फ DS-160 फॉर्म फाइलिंग सर्विस किसी से ले लें, इंटरव्यू की तैयारी किसी से कर लें, दैट्स इट। इसके अलावा किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। थैंक यू।